हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। तो जो अपना पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताई थी और इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ नीट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पिछले 37 सालों में आए हुए हैं ना, इस लेक्चर के साथ साथ ही उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए और हमको पता लग जाए कि यहाँ से सर जो भी क्वेश्चन आएगा नीट 2025 में ना, वो मेरा 100% सही होने वाला है। तो बिल्कुल बिना पेन लगाए हुए यहाँ पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के। और कोई दिक्कत हमको पूरे हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में नहीं आने वाली। अब तुम एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखोगे ना, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक तुमको थोड़ा आगे देखने को मिलेगा। पर मैं उसको इसी लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा अगर एक बार मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दूं ना, तो शायद मैं केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। तो ये लिख दिया मैंने सर, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो अपने को इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में क्या पढ़ना है अपने को, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब देख, हाइब्रिडाइजेशन शब्द आपने पहले भी सुना होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये शब्द आपने सुने होंगे यार। देख, sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, यही अपने क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर टोटल 6 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन दिख रहे हैं। sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। और थोड़ी देर बाद ना, आधे घंटे बाद ना, आपका इसमें इतना कमांड हो जाएगा ना कि आप किसी कंपाउंड को देख ही के उसमें बता सकते हो कि इसमें इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन अपने को पढ़ने हैं और स्टार्ट करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। तो सबसे पहले सर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 5 स्टेप बना रखे हैं आपके लिए। 5 स्टेप बना रखे, 5 तरीके बना रखे, वो स्टेप वाइज अपने को आगे चलना है। और जब अपना 5वां स्टेप खत्म हो जाएगा ना, तो आप किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, आप किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल बता सकते हो, आप किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर कितने होंगे ये बता सकते हो, आप किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर कितने होंगे ये बता सकते हो, आप किसी भी कंपाउंड का शेप बता सकते हो। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। 30 मिनट मुझे दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना अपन सीख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में अपने को क्या करना है, देख देख, स्टेप 1 में हम क्या सीखेंगे कि सर सेंट्रल एटम और साइड एटम को कैसे पहचाने। सर कैसे पहचाने कि कौन अपना सेंट्रल एटम है, कौन अपना साइड एटम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने ले लिया CH4। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कार्बन है और एक अपना हाइड्रोजन है, तो पता ही नहीं है हमको कि सेंट्रल एटम कौन है और साइड एटम कौन है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है भाई, जो कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा, जो ज्यादा होगा वो साइड एटम होगा। देख, कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। मतलब जो कम होगा ना, वो क्या होगा सर, सेंट्रल एटम होगा। मतलब सर कार्बन क्या है सर, सेंट्रल एटम है। और हाइड्रोजन क्या है सर, साइड एटम है। बिल्कुल, मतलब सर जो कम होगा वो सेंट्रल एटम, जो ज्यादा होगा वो साइड एटम। बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, यहाँ पर देख, ये फॉस्फोरस है और उधर क्लोरीन है। फॉस्फोरस एक है, क्लोरीन 3 है। सर जो कम होगा, फॉस्फोरस कम है तो बोल दिया मैंने इसको सेंट्रल एटम, क्लोरीन ज्यादा है इसको मैंने बोल दिया साइड एटम। बिल्कुल आसान। ठीक है, आगे चल। XeF4, Xe अपना एक है और F अपने पास 4 है। तो मतलब जो कम होगा वो अपना सेंट्रल एटम, जो ज्यादा होगा वो अपना साइड एटम। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़। H2O लिखा हुआ है। ठीक है सर, जो कम होगा, ऑक्सीजन कम है ना, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो अपना क्या हो जाएगा, साइड एटम हो जाएगा। तो आज के बाद किसी भी कंपाउंड में मैं देख के बता दूंगा कि ये अपना सेंट्रल एटम है और ये अपना साइड एटम है। जैसे अपन बात करें H2SO4 की, तो यहाँ पर देख सल्फर सिर्फ एक है, तो सल्फर कम है ना सर, सल्फर कम है ना सर, तो सल्फर अपना सेंट्रल एटम लिख दूं क्या, सल्फर को मैं सेंट्रल एटम लिख दूं क्या, लिख दिया मैंने। ठीक है, बाकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हुए उनको क्या साइड एटम लिख दूं मैं, यस सर। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टेप 1 में कि जो कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा और जो ज्यादा होगा वो मेरा साइड एटम होगा। बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात तुमको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन कैन नेवर बी
सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन तो कभी हो ही नहीं सकता सेंट्रल एटम, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सर, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा ही क्या होगा सर, साइड एटम ही होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर जैसे मेरे पास है एग्जांपल Cl HCl HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक है। पर ये तो बात हमको पता है भाई कि हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है, और जो हाइड्रोजन है ना सर, वो अपना साइड एटम है। बात क्लियर। तो यहाँ पर जो अपना स्टेप नंबर 1 है, उसमें मैंने आपको सिखाया कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें कैसे सेंट्रल एटम और कैसे अपने को साइड एटम को पहचानना है, और अपना लड़का आसानी से बिल्कुल देख के ही पहचान सकता है, इसमें कोई दिक्कत, स्टेप नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये आया अपना स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हमको क्या सीखना है ना, हमको पता लग गया कि किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम को कैसे पहचानते हैं। तो एक बार मैंने सेंट्रल एटम पहचान लिया ना, तो सेंट्रल एटम को अब एक नंबर असाइन करना है, सेंट्रल एटम को एक नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंट्रल एटम को एक नंबर असाइन करने वाले हैं, जो कि अपना स्टेप नंबर 2 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देख भाई, अगर जो मेरा सेंट्रल एटम है वो मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, अगर जो मेरा सेंट्रल एटम है ना, वो अगर मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट हुआ ना, तो उसका नंबर मैं कौन सा क्या असाइन करूंगा, जो उसका ग्रुप का नंबर होगा ना, वही मैं उसको असाइन कर दूंगा, वही नंबर असाइन कर दूंगा। मान लो मेरे पास सोडियम है, सोडियम मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1 है, तो इसका सेंट्रल एटम का नंबर मैं क्या असाइन करूंगा, 1 ही बोलूंगा, 1 ही बोलूंगा। ठीक है, जैसे मेरे पास बरेलियम है, बरेलियम मेरा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जो इसका ग्रुप का नंबर होगा ना, ग्रुप का नंबर क्या है बरेलियम का, सेकंड ग्रुप है, तो जो 2 नंबर इसका सेकंड ग्रुप का नंबर आया ना, वो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम का नंबर असाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो जो अपना एस ब्लॉक का अगर एलिमेंट हुआ और वो सेंट्रल एटम अगर आएगा ना, तो जो उसका ग्रुप का नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम का नंबर असाइन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब अपन बात करें कि अगर जो मेरा सेंट्रल एटम है ना वो पी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, तो अगर मेरा जो सेंट्रल एटम है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, जैसे अपन बात करें NaCl3 की, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन अपना क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर अपन इसको क्या नंबर असाइन करें, इस सेंट्रल एटम को क्या नंबर असाइन करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि अगर सेंट्रल एटम पी ब्लॉक का आएगा ना, तो जो ग्रुप का नंबर होगा ना इसका, जो ग्रुप का नंबर होगा वो 2 डिजिट का होगा, तो जो उसकी पीछे वाली डिजिट है ना, वो उसका सेंट्रल एटम का नंबर असाइन कर दे। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है, 15th है, तो जो पीछे वाली डिजिट है जैसे 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, 5 इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम का नंबर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 लिखने वाला हूँ, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखने वाला हूँ सर, 5 लिखने वाला हूँ। जैसे मेरे पास क्लोरीन होता ना, क्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है सर, 17, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता सर, 7 लिखता। क्लोरीन होता तो क्लोरीन अगर सेंट्रल एटम होता तो मैं क्या लिखता सर, 7 लिखता। जैसे मेरे पास सर CH4 है, तो यहाँ पर कार्बन अपना क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसके लिए मैं कौन सा नंबर लिखूंगा सर, कार्बन मैंने पकड़ा, यस सर, कार्बन का सर ग्रुप नंबर क्या होता है सर, 14, तो सर पीछे वाला डिजिट क्या है सर, 4 है, 4 लिखूंगा क्या, यस सर। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर सेंट्रल एटम एस ब्लॉक का होगा तो क्या करना है, और सेंट्रल एटम तुम्हारा पी ब्लॉक का होगा तो क्या करना है। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात आती है अपनी डी ब्लॉक की, कि अगर सेंट्रल एटम मेरा डी ब्लॉक का हुआ, जैसे देख TeF2, ये क्या अपना टी क्या है, सेंट्रल एटम है, टी क्या होता है, टेलुरियम, स्कैंडियम फिर टेलुरियम आता है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है ना, ग्रुप नंबर +2 कर देना है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, टेलुरियम का ग्रुप नंबर होता है 4, तो 4 में 2 और ऐड कर दे, तो यहाँ पर इसका सेंट्रल एटम का नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो ऐसे ब्लॉक का अगर एटम हुआ और वो मेरा सेंट्रल एटम हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, आपको पता है पी ब्लॉक का होगा तो क्या करूंगा, पता है आपको डी ब्लॉक का भी होगा, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो 99% चांस है उसमें सेंट्रल एटम आपका कौन होगा सर, पी ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। जैसे मेरे पास कोई नोबल गैस का आइटम आ गया और वो मेरा सेंट्रल एटम है, तो मैं को पता है कि इसका ग्रुप नंबर 18 है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ सर, 8 लिखूंगा, 8 लिखूंगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2 मुझे आ गया। तो स्टेप 1 में मैंने क्या देखा कि कोई मेरे पास कंपाउंड है, उसमें मैं पहचान जाऊंगा कि ये अपना सेंट्रल एटम और ये अपना साइड एटम। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या सीखा कि जो सेंट्रल एटम है ना,
उसको मुझे एक नंबर असाइन करना है, वो नंबर असाइन करना मुझे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 3 इतना सिंपल है ना, इसमें हमको क्या करना है, जो साइड एटम है ना उसको एक असाइन करना है नंबर। तो बस यहाँ पर इतना सिंपल सा खेल है कि जितने साइड एटम उतना ही नंबर दे दो उसको। जैसे अपन बात करें CH4, तो साइड एटम यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि इसके लिए नंबर क्या दे दूंगा, 4 दे दूंगा। मतलब जितने अपने साइड एटम होंगे उतने ही यहाँ पर साइड एटम का नंबर असाइन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं PCl3 की, तो यहाँ पर साइड एटम कौन है, अपना क्लोरीन है। क्लोरीन कितने हैं सर, 3 है। तो यहाँ पर 3 नंबर असाइन कर दे, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है भाई, इसको ध्यान से देखना, ये एक्सेप्शन ध्यान से देखना। अब देख, अगर साइड एटम तुम्हारा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो, साइड एटम कौन हो, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो वहां पर तुमको जीरो लिखना पड़ेगा, वहां पर तुमको क्या करना है, जीरो लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं अगर CO2 की, तो यहाँ पर साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन है। साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 है। तो मैं यहाँ पर साइड एटम का नंबर 2 असाइन करने वाला था, पर फिर मैंने ये वाली लाइन पढ़ ली कि अगर सर साइड एटम इन दोनों में से कोई हो ना, या तो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, तो वहां पर साइड एटम कितने हो ये काउंट नहीं करने, सीधा जीरो लिख देना है। सीधा कितना लिखना है, जीरो लिखना है। यहाँ पर ये बोल भी तो रहा है नो, नो मतलब इनका कितना नंबर है वो नहीं लिखना, सीधा जीरो लिख देना, ठीक है। अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो, साइड एटम हो, ठीक है। तो यहाँ पर तेरे को 2 लिखना है क्या, नहीं सर, यहाँ पर तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको कि अगर साइड एटम तेरे नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन हो ना, तो वो कितने हैं वो नहीं लिखना, सीधा जीरो लिख देना। बाकी इसके अलावा कोई सा भी एलिमेंट हो जो तेरा साइड एटम हो ना, तो वहां पर वो देखा जाता है कि वो कितने हैं। तो जितने होंगे उतना ही वहां पर हम इसका साइड नंबर क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना लिखना है हमको, जीरो लिखना है। बात क्लियर है। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कैसे अपने को क्या पहचानना है, सेंट्रल एटम, और कैसे अपने को साइड एटम पहचानना है। फिर आया अपने पास स्टेप नंबर 2, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे सेंट्रल एटम का नंबर असाइन करना है, ठीक है। फिर आता है अपना स्टेप नंबर 3, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे अपने को साइड एटम का नंबर असाइन करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है अपना स्टेप नंबर 4। अगर आपको अभी तक समझ भी नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है अपना स्टेप नंबर 4, ठीक है सर। स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 में हमको निकालना था गोलू नंबर। गोलू नंबर कौन सा नंबर सर, गोलू नंबर, ठीक है। अगर तेरे को गोलू नंबर तेरे पास आ गया ना, अगर गोलू नंबर निकालना तेरे को आ गया ना, तो मतलब तूने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया। गोलू नंबर आना मतलब हाइब्रिडाइजेशन आना। बात क्लियर है, ठीक है। अब तेरे को कुछ नहीं करना, स्टेप 2 तेरे को पता है सर, ठीक है। स्टेप 3 तेरे को पता है सर, स्टेप 2 और स्टेप 3 को क्या कर दे, प्लस कर दे और 2 से डिवाइड कर दे। स्टेप 2 में हमने क्या सीखा था कि सेंट्रल एटम को क्या नंबर असाइन करना है। स्टेप 3 में हमने क्या सीखा कि साइड एटम को क्या नंबर असाइन करना है। अब क्या करना है तेरे को, गोलू नंबर निकालने के लिए स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 को प्लस कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, तो तेरा क्या आ जाएगा, गोलू नंबर आ जाएगा। अब देख एग्जांपल देख, जैसे मेरे पास क्या है सर, CH4 है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1 में क्या देखा मैंने कि सर कार्बन सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन साइड एटम, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या पता था मुझे कि जो सेंट्रल एटम होता है उसको मेरे को एक नंबर असाइन करना था। सर कार्बन अपना P ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है सर, 14th ग्रुप का एलिमेंट है। तो पीछे वाला नंबर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, यस सर, तो 4 लिखूंगा। तो इसका क्या नंबर होगा, 4 होगा। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन सर 4 है, तो 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8/2। तो कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब ये 4 मेरा क्या आया है, गोलू नंबर आया है। 4 मेरा क्या आया है, गोलू नंबर आया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल कराऊं, PCl3, PCl3। अब देख फॉस्फोरस तेरा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सर, ये तो नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है सर, ये तो 15th ग्रुप का एलिमेंट है। तो 15th मतलब मैं यहाँ पर 5 लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 5, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का नंबर हो गया 5, प्लस साइड एटम का नंबर क्या हो गया, जो जितने वो होते हैं उतना ही उसका नंबर होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, 2 से डिवाइड करना है हमेशा। तो कितना हो गया, 8/2, 8/2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 क्या आ गया मेरा, गोलू नंबर आ गया। तो मैंने गोलू नंबर निकालना आपको
सिखा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ गोलू नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देख एक और, जैसे मैं ले लूँ CO2, तो सेंट्रल एटम कौन है सर? कार्बन है, और साइड एटम कौन है सर? ऑक्सीजन है। तो कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सर? 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन साइड एटम है, तो वो देखा जाता है कि साइड एटम कितने हैं। साइड एटम सर 2 हैं, तो 2 लिख दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6/2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये 3 मेरा क्या है? गोलू नंबर है। और यहाँ पर तुमने एक गलती कर दी भाई, मैंने तुमको एक एक्सेप्शन बताया था कि साइड एटम तुम्हारे अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हुए ना, तो उनका वो कितने हैं वो नहीं लिखा जाता, वहां पर सीधा 0 लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख साइड एटम तेरा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तूने ये गलती कर दी कि यहाँ पर तूने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, यहाँ पर तेरे को 0 लिखना था। ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा? गोलू नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। तो वो ध्यान रखना, साइड एटम अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो तो उनका सीधा तेरे को क्या लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना स्टेप नंबर 3 में। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये गोलू नंबर तुमको निकालना आ गया। कोई दिक्कत है गोलू नंबर निकालने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब गोलू नंबर तेरे को निकालना आ गया ना, मतलब तेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया। ध्यान से देख, अगर गोलू नंबर कितना है? 2 है। अगर गोलू नंबर तेरा क्या है? 2 है, तो तूने क्या रखना है? एक S और एक P। हो गया ना? 2, एक S और एक P, 2 हो गया ना। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर? SP हो गया। ठीक है, गोलू नंबर अगर कितना है तेरे पास? 3 आया गोलू नंबर अगर, तो देख, एक S रख और 2 क्या रख दे? P रख दे, तो 3 हो गया ना। तो 3 हो गया ना, तो ये रख दिया तूने SP2 बोल दिया। ठीक है, अगर तेरा गोलू नंबर 4 आया, तो एक S रख और 3 क्या रख दे? P रख दे। तो एक S और 3 तूने क्या रख दिया? P रख दिए। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये 4, 4 में मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है सर? SP3 आता है। सिमिलरली 5 में कितना आएगा सर? SP3D आएगा। 6 में कितना आएगा सर? SP3D2 आएगा। और 7 में कितना आएगा सर? SP3D3 आएगा। ये तेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गोलू नंबर तेरे पास आएगा तो तूने हाइब्रिडाइजेशन असाइन कर देना है। हाइब्रिडाइजेशन तेरे पास आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक खेल समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 4 में हमने गोलू नंबर निकालना सीख लिया। गोलू नंबर निकालना सीख लिया मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया। बात क्लियर है? ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में हम क्या निकालना सीखेंगे सर? लोन पेयर निकालना सीखेंगे कि लोन पेयर कितने होते हैं। क्योंकि हमको पता है यार, कई बार लोन पेयर का भी क्वेश्चन आ जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है ना भाई, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन अगर जो फिक्स है ना, वो अपना हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ही है। हर साल का किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो केमिस्ट्री का, नीट का ना, तो एक क्वेश्चन तुमको कॉमन मिल जाएगा, वो है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन। मतलब ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, ये तुमको 4 मार्क्स दिला के ही मानेगी भाई। 4 मार्क्स से ज्यादा दिला सकती है वो अलग बात है, पर 4 मार्क्स कम से कम तुमको दिलाने ही वाली है ये वीडियो तुम पूरी जब देख लोगे तो। आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्टेप नंबर 5 में हम सीखने वाले हैं सर लोन पेयर कैसे निकालें। बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ मत कर। गोलू नंबर तेरे को निकालना आता है? यस सर आता है। गोलू नंबर माइनस साइड एटम, मतलब गोलू नंबर तेरे को निकालना आता है? यस सर आता है। उसमें से माइनस कर दे कि साइड एटम कितने हैं, साइड एटम कितने हैं, तो तेरा आ जाएगा कि लोन पेयर आ जाएगा तेरा। जैसे एग्जांपल में बात करूं वाटर की। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन है इसमें सर? ऑक्सीजन है। और साइड एटम कौन है सर? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम का नंबर लिख 6। 6 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सर ऑक्सीजन ना सर 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो पीछे वाला नंबर लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देख यार, तू एक काम कर, तू एक काम कर, ये अपना सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये अपने थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसका ग्रुप क्या है? 1 2। इसका क्या है सर? 13th, इसका 14th, इसका 15th, इसका 16th, इसका 17th, इसका 18th। जो अपने पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इनके ग्रुप 2 डिजिट के हैं, तो जो पीछे वाला डिजिट है वो ही यहाँ पर नंबर असाइन करना है अगर ये सेंट्रल एटम हुए तो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे थे अपन, तो ऑक्सीजन अपना ये रहा 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ सर? 6 लिख रहा हूँ। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ सर? 6 लिख रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया सर 6। 6 प्लस साइड एटम कितने हैं? साइड एटम कितने हैं सर? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। 2 लिख दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 8/2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये 4 मेरा क्या है सर? गोलू नंबर है। अब मेरे को अगर लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर निकालना है, मैंने बताया आपको, गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने हैं। गोलू नंबर कितना है? 4, माइनस साइड एटम कितने सर? 2 है। 2 लिख दिया, तो आंसर कितना आ गया सर? 2 आ गया। मतलब लोन पेयर कितने हैं इसमें? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल में। कोई दिक्कत है? आसानी से निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख,
अब यहाँ पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन के सारे नाम लिख दिए। sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर आता है अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। फिर आता है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। फिर आता है अपना sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। फिर आता है अपना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। फिर लास्ट में आता है अपना sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हर हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से हमको पढ़ना है और बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ध्यान से देख, अगर जब मैं बोल रहा हूँ ना एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जब मैं बोल रहा हूँ ना सर एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पर उसका शेप क्या होता है पता है? उसका शेप होता है सर लीनियर। कैसा होता है सर? लीनियर शेप होता है इसका। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है सर? लीनियर होता है, लीनियर। लीनियर मतलब बिल्कुल सर स्ट्रेट लाइन खींच दूं क्या? यस सर, खींच दो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। मतलब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है सर? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो यहाँ तक बात पता लगे कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो वहां पर शेप कैसे बनता है सर? लीनियर बनता है, बिल्कुल सीधा बन गया। ठीक है सर। और बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो यहाँ पर तेरा शेप होगा, यहाँ पर तेरा शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर, इसका दूसरा नाम है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल भी बोल सकता है। ठीक है, तो मेन नाम क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर होता है। इक्विलेटरल भी इसको बोल सकता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देख ये बन गया सर, ये बन गया। अब यहाँ पर देख, जो बॉन्ड एंगल होंगे, ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये कितने डिग्री के होते हैं सर? ये होते हैं 120 डिग्री के। कितने होते हैं सर? 120 डिग्री के होते हैं। तो बात क्लियर हो गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस सर। शेप बता दो सर, ट्राइगोनल प्लानर बोल दूं या फिर इक्विलेटरल बोल दूं? ठीक है, फिर आगे बढ़े अपन। तो यहाँ पर सर बॉन्ड एंगल बता दो, 120 डिग्री होता है कि नहीं होता? होता है सर, बिल्कुल आसान है। तो sp2 की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन sp3 की तरफ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यस सर। इसका शेप बता दो सर। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है सर? टेट्राहेड्रल। ये लिख दिया मैंने, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं अपन? यहाँ देख, ये बनाया मैंने टेट्राहेड्रल, ये बन गया मेरा टेट्राहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पर तेरे को बॉन्ड एंगल भी पता होना चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना होता है सर? 109 डिग्री 28 मिनट। इसको बोलते हैं अपन 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर sp3 में बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो sp3 की भी बात तो क्लियर हो गई। sp3 में सर शेप होगा टेट्राहेड्रल और यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। बिल्कुल आसान है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, अब ये आया तेरा sp3d। ठीक है, ये आया तेरा sp3d2, यस सर। ये आया तेरा sp3d3। ठीक है, अब यहाँ पर तेरे को क्या करना है? यहाँ पर लिख दे बाई पिरामिडल। क्या लिख दे? बाई पिरामिडल लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देना है बाई पिरामिडल। यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने बाई पिरामिडल। तीनों जगह मैंने क्या लिख दिया? sp3d में भी लिख दिया, sp3d2 में भी लिख दिया और sp3d3 में भी लिख दिया। क्या लिख दिया सर? बाई पिरामिडल लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर तेरे को लिखना है ट्राइगोनल। क्या लिखना है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यहाँ पर शेप होता है। यहाँ पर तू लिखेगा स्क्वायर। ट्राइगोनल मतलब तीन कोने है ना, तीन कोने। अब तीन से एक बढ़ा दे, अब चार कोने हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। फिर नीचे में क्या बन जाएगा? पांच कोने बन जाएंगे, पांच कॉर्नर बन जाएंगे, यानी पेंटागोनल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो यहाँ पर इनका शेप हमको इस तरीके से ध्यान रखना है। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर हमको एक और नाम याद रखना होता है। अब देख, जो अपना sp3d होता है, सॉरी जो अपना sp3d होता है ना, यहाँ पर हमको पता है कि शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। एक और नाम तेरे को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अपन डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। हालांकि ये अपने नीट में नहीं पूछा जाता, पर इसका नाम होता है sp3d का डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल दो, पर मेन नाम आपको यही ध्यान रखना है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम याद रखना है आपको, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और इसका दूसरा नाम होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो आपको ये सब नाम इनके ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करें बॉन्ड एंगल की।
तो sp3 तक तो मैंने बात कर दी थी। sp3d की बात करूं तो यहाँ पर 90 डिग्री के तेरे 6 एंगल बनते हैं, 120 डिग्री के तेरे 3 बनते हैं और 180 डिग्री के 1 बनते हैं। नीट में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सर अगर तुम्हारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो 90 डिग्री के कितने एंगल बनेंगे, आंसर आएगा सर 6 बनेंगे। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। और sp3d2 की अगर बात करें तो यहाँ पर 90 के बनते हैं 12 और 180 के बनते हैं 3, और ये तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, ये तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ दे भी नहीं रखा, ठीक है। तो अपने को इतना पता होना चाहिए, इतना आपको पता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, जब मैं बात कर रहा हूँ ना sp3d की, जब मैं बात कर रहा हूँ सर sp3d की, तो इसका शेप मुझे पता है कि इसका शेप कैसा होता है सर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देख, ये ट्राइंगल बनाना, तो ऐसे एक लाइन खींच देना, बस ऐसे एक लाइन खींच देना, ट्राइंगल बनाया और यू खींच दी लाइन, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बात करते थे अगर sp3d2 की, तो यहाँ पर क्या करना है, तेरे को स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाया तूने तो सेम वैसे ही लाइन खींच देना, ये तेरा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई? और ये अपना कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तक मैंने बात क्लियर कर दी आपको, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं सबके शेप बता दिए, सबके बॉन्ड एंगल बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है ना, ये जो मैंने आपको शेप बताए ना भाई, ये जो मैंने आपको शेप बताए ना, ये जीरो लोन पेयर पे बताई है। जब लोन पेयर कितना होगा, जीरो होगा, तब ये शेप अप्लाई होंगे। मतलब जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और सर जीरो लोन पेयर होंगे, तब इसका शेप आएगा सर लीनियर। सर जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और सर जीरो लोन पेयर होंगे ना, तब शेप आएगा सर ट्राइगोनल प्लानर। सर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड जीरो लोन पेयर होंगे ना, तब शेप आएगा सर टेट्राहेड्रल, ठीक है। सर जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप सॉरी लोन पेयर होंगे जीरो, जीरो लोन पेयर, तब अपना शेप आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सर जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और लोन पेयर कितने होंगे, जीरो लोन पेयर होंगे, तब अपना शेप आएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। सर जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड जीरो लोन पेयर होंगे, तब अपना शेप आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब ये जो शेप मैं आपको तब से बता रहा था, ये तब के लिए लागू है जब हमारे पास जीरो लोन पेयर है, जब हमारे पास जीरो लोन पेयर है तब के लिए ये शेप लागू है, और तब के लिए ही ये बॉन्ड एंगल लागू है। जो मैं बॉन्ड एंगल बताया ना आपको, ये तब के लिए ही अप्लाई करेंगे इनको, जब लोन पेयर कितने होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया सर CH4, सर सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, 4+4/2, 8/2, 4, ये गोलू नंबर आ गया, गोलू नंबर आ गया। लोन पेयर कैसे निकालूंगा, गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने सर, 4 है, 4 में से 4 गया, आंसर कितना गया, जीरो आ गया। मतलब सर यहाँ पर 4 है ना गोलू नंबर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, sp3 होगा। तो यहाँ पर इसका शेप क्या आ जाएगा, sp3 का क्या होता है, देख टेट्राहेड्रल होता है, और जब जीरो लोन पेयर होता है तब ये होता है। तो यहाँ पर जीरो लोन पेयर ही तो है, मतलब CH4 का शेप क्या हो जाएगा सर, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर लोन पेयर आ जाते हैं ना, तो शेप अपना टेट्राहेड्रल नहीं रहता, फिर शेप चेंज हो जाता। उसके बारे में अपन अब बात करते हैं कि अगर लोन पेयर जीरो ना हो तो क्या करें, तो शेप क्या बताएं अपन, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख अब एक खेल यहाँ पर ध्यान रख कि ना, एक लोन पेयर ना एक डंडी को हटाता है। जैसे ये एक डंडी है, स्टिक है, एक लोन पेयर आएगा तो ये एक स्टिक क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। एक लोन पेयर आएगा तो एक स्टिक को क्या कर देना है, गायब कर देना है, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर तेरा sp हाइब्रिडेशन की बात चल रही है, यहाँ पर तेरी सिर्फ एक ही स्टिक पहले से खड़ी है। अगर एक लोन पेयर आ गया यहाँ पर, तो वो एक ही स्टिक गायब गायब हो जाएगी। तो भाई एक भी स्टिक अगर गायब हो गई, भाई ये तो पूरा साफ हो गया यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पर लोन पेयर आ ही नहीं सकता, sp हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर तेरे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टिक है। उसको भी गायब करोगे क्या यार, उसको भी गायब करोगे क्या, एक तो रहने दो कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर हमेशा क्या रहेंगे, मतलब जीरो ही रहने वाले हैं। बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अब बात करते हैं अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। जब सर जीरो लोन पेयर थे तो इसका शेप आ रहा था सर ट्राइगोनल प्लानर, ये बना रखा है ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। अगर देख एक लोन पेयर आ गया भाई, अगर एक लोन पेयर आ गया, ये देख एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया, एक लोन पेयर आएगा, एक डंडी को हटा दे। तो यहाँ से तूने एक डंडी हटा दी, ये क्या बन गया सर, ये तो वी जैसा लग रहा है। यस सर, ये तो वी शेप बन गया।
सर ये तो बेंट लग रहा है ना, बेंट मैंने भी लिख दिया बेंट। सर ये तो एंगुलर लग रहा है, ये मैंने लिख दिया एंगुलर। ठीक है, तो ये किसका शेप होता है? ये जो शेप होता है इसको क्या बोलते हैं? वी शेप, बेंट या एंगुलर। बात क्लियर है? तो अगर एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शेप? वी शेप, बेंट या एंगुलर बन जाएगा। अगर एक और लोन पेयर आ गया, मतलब यहाँ पर दो लोन पेयर अगर आ गए तो एक और डंडी हटा दे, ये ऐसा है ना। अगर तू एक और डंडी हटाएगा तो ये क्या बन गया? अब एक सिंगल स्टिक है, मतलब लीनियर बन गया। लीनियर बन गया तो ये क्या बन जाएगा सर? लीनियर बन जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर जीरो लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर। एक लोन पेयर होगा तो वी शेप, बेंट, एंगुलर, और दो लोन पेयर होंगे तो लीनियर बन जाएगा। अब वापस से यहाँ पर तीन लोन पेयर हो सकते हैं क्या? भाई तुम एक डंडी को भी हटाना चाहते हो क्या यार? बिल्कुल साफ करना चाहते हो क्या यार? इतना तो मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको यहीं तक छोड़ देना है खेल को, मतलब यहाँ पर दो लोन पेयर तक ही आने वाले हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देख, अब तुमको ये बात भी ध्यान रखनी है, अब तुमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर एक लोन पेयर आएगा ना तो बॉन्ड एंगल तुम्हारा 2 डिग्री से कम हो जाता है भाई। अगर एक लोन पेयर आता है ना तो बॉन्ड एंगल 2 डिग्री से कम हो जाता है, मतलब एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से घटा देता है। यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया तो ये हो जाएगा 118 डिग्री, एक और लोन पेयर आ गया तो ये हो जाएगा 116 डिग्री। बात क्लियर है? तुमको बस ये वाला ध्यान रखना है। जब लोन पेयर कितने होंगे? जीरो होंगे। तुमको शेप भी तब का ही ध्यान रखना है जब लोन पेयर कितने होंगे? जीरो होंगे। बस तुमको जितने लोन पेयर होंगे उतनी डंडियां हटाते रहना है, उतनी स्टिक हटाते रहना है, तुम्हारा शेप अपने आप ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर लोन पेयर जीरो होंगे तो शेप क्या है सर? टेट्राहेड्रल है। ये टेट्राहेड्रल ऐसा बनता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है सर? 109 डिग्री 28 मिनट है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, अब देख, अगर एक लोन पेयर आ गया तो, अगर एक लोन पेयर आ गया तो क्या करेंगे? देख, एक लोन पेयर आ गया तो क्या करेंगे? कुछ ही नहीं करेंगे भाई, एक डंडी को हटा देंगे। मैंने कितनी बार तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि एक लोन पेयर एक डंडी को हटाना है बस। ठीक है, तो ये था अपने पास, तो एक डंडी मैंने हटा दी। देख ये ऐसा बन गया भाई, ये तो पिरामिडल बन गया। पिरामिड ऐसे ही तो होता है। ये बन गया सर पिरामिडल, ये लिख दिया मैंने पिरामिडल। ये क्या बन गया सर? पिरामिडल बन गया। ये पहले ऐसा था। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करें अपन आगे। अगर सर दो लोन पेयर आ गए तो, दो लोन पेयर आ गए तो यहाँ से एक और डंडी हटा दे। यहाँ से मैं बीच वाली डंडी हटा रहा हूँ तो ये देख क्या बन गया सर? ये तो वी शेप, बेंट और एंगुलर बन गया, जैसे ऊपर बना था थोड़ी देर पहले। तो वापस लिख देना, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही। वी शेप, बेंट, एंगुलर। ठीक है, ये क्या बन गया? वी शेप, बेंट, एंगुलर। ये पहले ऐसे था। ठीक है, अब अगर तीन लोन पेयर आ गए तो यहाँ पर से एक और डंडी हटा दे। सोच क्या रहा है इतना? इतना क्यों सोच रहा है? एक डंडी और हटा दे। और अगर तू एक और डंडी ये वाली हटा देगा ना तो ये तो लीनियर बन गया भाई, ये तो लीनियर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर तीन लोन पेयर आ गए ना तो ये बन जाएगा अपना लीनियर। ये हो गया खेल। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है। अब इसके आगे और लोन पेयर मत बढ़ाते रहना, क्योंकि अब तुम अगर लीनियर के ऊपर उसको भी गायब कर दोगे तो भाई खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर तो यहाँ तक रहने देना इसको। ठीक है, अब देख, मैंने आपको ये भी तो बताया था कि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है। तो जैसे यहाँ पर एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 107 डिग्री 28 मिनट। दो लोन पेयर आया तो यहाँ पर हो जाएगा 105 डिग्री 28 मिनट। और एक और लोन पेयर आ गया तो ये हो जाएगा 103 डिग्री 28 मिनट। तो ये बात मेरे को पता है कि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है। ठीक है, पर हमको ध्यान यही रखना है जब लोन पेयर जीरो थे ना तब का बॉन्ड एंगल हमको ध्यान रखना है। सर जब लोन पेयर जीरो थे तब का शेप हमको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आए मेरे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जीरो लोन पेयर पे इसका शेप क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है सर, अब देख, अब देख सॉरी, अब देख, ये अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप तब का है जब लोन पेयर कितने हैं सर? जीरो है। ठीक है, अगर एक लोन पेयर आ गया ना भाई, अगर एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पर एक डंडी कम करनी पड़ेगी क्या? यस सर, तो मैंने एक डंडी यहाँ से हटा दी। देख, अरे ये देख कैसा लग रहा है यार, बचपन में अपन खेलते थे ना, बचपन में अपन खेलते नहीं थे क्या? यूं सी सॉ इसको बोलते थे, सी सॉ। एक बंदा यहाँ बैठता था, एक बंदा यहाँ बैठता था, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे हो गया, वो ऊपर गया, ये अगला बंदा नीचे। तो अपन बचपन में खेलते थे ना, उसी को क्या बोलते थे? सी सॉ बोलते थे। ठीक है, तो ये अपना सेब जो दिख रहा है तेरे को, सी सॉ जैसा नहीं लग रहा क्या? तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि अगर एक लोन पे आएगा तो सेब कैसा हो जाएगा? सी सॉ। सी सॉ बन गया।
बात क्लियर है? ठीक है, एक लोन पेयर आ गया तो क्या बन गया, ये सीसो बन गया। अब दो लोन पेयर आ गए तो क्या करेंगे, देख, दो लोन पेयर आ गए तो अब एक और डंडी हटा दे भाई, एक और डंडी हटा दे, यहां से मैंने एक और डंडी हटा दी। एक सेकंड, हाँ, यहां से मैंने एक और डंडी हटा दी। तो देख अब ये टी जैसा नहीं लग रहा क्या, टी जैसा नहीं लग रहा क्या? तो अब ये बन जाएगा टी शेप। क्या बन जाएगा सर? टी शेप बन गया। ठीक है, और टी शेप बन गया, ये ऐसा बन गया अब। ठीक है, अभी कैसा था ये, यूं था। ठीक है, टी शेप बन गया। अब अगर तीन लोन पर आ जाएंगे, अगर तीन लोन पर आ जाएंगे तो एक और डंडी तेरे को हटानी पड़ेगी, और एक और डंडी तूने हटा दी तो ये तो लीनियर बन गया भाई, ये तो लीनियर बन गया। तो अब मैंने लिख दिया सर यहाँ पर लीनियर। अगर तीन लोन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया क्या? या इसको याद करने में कोई बहुत भयंकर लगने वाला है क्या दिमाग अपना? नहीं सर, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, तो ये अपना हमको ध्यान रखना है। ये क्या अपना सी 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया अपना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d2। ठीक है, जीरो लोन पर अगर होंगे तो इसका शेप हमको पता है सर, स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा। ठीक है, यहां पर तुमको ध्यान रखना है, देख अगर एक लोन पेयर होगा ना तो बोल देना स्क्वायर। ये जो बाई लिखा हुआ है ना, बाई, बाई को हटा देना, सिर्फ क्या रहेगा, पिरामिडल रहेगा। ठीक है, और अगर दो लोन पेयर आ गए ना, अगर दो लोन पेयर आ गए तो यहाँ पर तो क्या करना, स्क्वायर वैसे वापस लिखना, और इसको क्या कर देना, प्लानर कर देना। क्या कर देना, प्लानर कर देना। ठीक है, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर जीरो लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, और तीन दो लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो इस तरीके से तेको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आई बात sp3d3 की। ठीक है, जीरो लोन पेयर होगा तो, जीरो लोन पेयर होगा तो सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर एक लोन पेयर हो गया ना, अगर एक लोन पेयर हो गया तो यहाँ पर जो तूने बोला था ना स्क्वायर पिरामिडल, जो sp3d2 है जीरो लोन पेयर में सेफ था, वो यहाँ पर एक लोन पेयर में आ जाएगा। इसको बोलेंगे अपन स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरीके से तेरे को ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल अच्छे से सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा, और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि ये पूरा लेक्चर आपका बहुत अच्छा आपको लगेगा, पूरा इंजॉयमेंट आपको हो जाएगा। इंजॉयमेंट मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल अच्छे लेवल के, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जितना भी अपन ये पढ़ रहे हैं ना, ये सारा हमारा यूज में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ध्यान से देख, अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लोन पेयर जीरो होगा, शेप क्या होगा सर, लीनियर होगा। बात आई अब sp2 की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लोन पेयर अगर जीरो होगा तो शेप हो जाएगा कितना, ट्राइगोनल प्लानर। अगर एक लोन पेयर होगा तो शेप हो जाएगा वी शेप बेंट एंगुलर, दो लोन पेयर हो गए तो शेप हो जाएगा लीनियर। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, जीरो लोन पेयर पे शेप क्या होगा सर, टेट्राहेड्रल होगा। एक लोन पेयर पे क्या हो गया, पिरामिडल हो गया। दो लोन पेयर पे क्या होगा सर, वी शेप बेंट एंगुलर होगा। और तीन लोन पेयर हो गया तो क्या हो जाएगा सर, लीनियर हो जाएगा। बात करते हैं अपन sp3d की। ठीक है, एक लोन पेयर होगा, सॉरी जीरो लोन पेयर होंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर होगा तो, एक लोन पेयर होगा तो सीसो हो जाएगा, दो लोन पेयर होगा तो टी शेप बन जाएगा, और तीन लोन पेयर होगा तो लीनियर बन जाएगा। फिर बात करते हैं अपन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। अगर जीरो लोन पेयर होगा तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, और दो लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर प्लानर। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। अगर जीरो लोन पेयर होगा तो, जीरो लोन पेयर होगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें से कुछ कुछ आपको याद भी करना पड़ सकता है, तो याद कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख, ये बात मैंने आपको बता दी क्या, कि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है। मतलब अगर एक लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल जितना भी होगा ना, वो 2 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, पर एनसीईआरटी बोलती है कि नहीं, 2 डिग्री से नहीं होता, 2.5 डिग्री से होता है। तो एनसीईआरटी अगर कभी बोलेगी, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वहां पर 2.5 लिखा होगा तो उसी को अपने को करेक्ट मानना है। ठीक है, पर अगर हम सवाल कर रहे हैं ना, तो वहां पर यही मानना कि
बॉन्ड एंगल तुम्हारा 2 डिग्री से कम हो जाएगा अगर एक लोन पेयर आएगा तो, ठीक है। बाकी अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तो एनसीईआरटी वाला ही सही होगा, तो वहां पर तुमको 2.5 ही मान के चलना है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वहां पर एक लोन पेयर से बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करना है। बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान से देख ये एक्सेप्शन क्यों है। अब देख ये क्या है सर, NO2 है, ठीक है सर। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, और साइड एटम कौन है अपना, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है अपना, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन अपना कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सर, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। प्लस ऑक्सीजन अपना साइड एटम है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या आपको पॉइंट वाला बता रखा है, अभी मैंने आपको पॉइंट वाला नहीं बताया, इसलिए मैं ये कंसेप्ट आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में वापस से मैं आऊंगा यहाँ पे, तो वापस से आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, वहां पर जो हमारा गोलू नंबर आएगा, वो गोलू नंबर देख किस में आ रहा है, वो पॉइंट में आ रहा है क्या, वो डेसिमल में आ रहा है क्या, नहीं सर, वो तो 2 3 होल नंबर बन रहे हैं वो, ठीक है। तो वहां पर तो ऊपर वो डेसिमल में आ चुका है, NO2 वाले केस में जो हमारा गोलू नंबर है वो डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो वहां पर क्या करें अपन, तो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी इसको यहीं तक अभी फिलहाल छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर बॉन्ड पेयर निकालो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख कितना सिंपल है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, गोलू नंबर, गोलू नंबर माइनस लोन पेयर। गोलू नंबर तुम्हें निकालना आता है, यस सर। लोन पेयर तुमको निकालना आता है, यस सर। गोलू नंबर में से तुम अगर लोन पेयर को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे देख यहाँ पर, जैसे अपना क्या H2O है, सेंट्रल एटम कौन है सर, ऑक्सीजन है, तो ये मैंने लिखा 6+2/2, 8/2, गोलू नंबर आ गया 4, ठीक है। फिर लोन पेयर कैसे निकालते हैं अपन, गोलू नंबर माइनस साइड एटम, साइड एटम कितने, 2 है, तो लोन पेयर आ गए 2। अब तेरे को अगर बॉन्ड पेयर निकालना है ना वाटर में, तो गोलू नंबर माइनस लोन पेयर करना पड़ेगा। गोलू नंबर कितना आया, 4 आया, माइनस लोन पेयर कितना आ गए, 2 आ गए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब बॉन्ड पेयर तेरे वाटर में कितने परसेंट होंगे, 2% होंगे। तो बॉन्ड पेयर तो कैसे निकालेगा, गोलू नंबर माइनस लोन पेयर, बिल्कुल आसान है ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी उसको निकाल सकता है। तो तेरे को गोलू नंबर निकालना भी, सॉरी बॉन्ड पेयर निकालना भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रखा है, इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे पी ब्लॉक में। अभी मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा जब, वहां पर एक फैमिली आती है कार्बन फैमिली, ठीक है। तो वहां पर के कुछ हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं कार्बन के, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, मतलब कार्बन के कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलरीन, और एक होता है अपना डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड। ग्रेफाइट और फुलरीन में ना कार्बन अपना कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होगा, याद रखना sp2 में होगा। ग्रेफाइट और फुलरीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन प्रेजेंट होता है, sp2 में होता है। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। पर अगर जब हम डायमंड की बात करें ना, तो यहाँ पर तुम्हारा कार्बन होता है sp3 में, मतलब टेट्राहेड्रल, ये रहा sp3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुमको। मैं क्या कर रहा हूँ ना, तुम्हारा पूरी केमिस्ट्री में जहां पर भी तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन यूज में आ रहे हैं वो सब मैंने यहीं पे इसी टॉपिक में आपको करा दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये मैंने कहाँ से उठाया, आपके पी ब्लॉक से उठाया, ठीक है। ग्रेफाइट का कितना, sp2। फुलरीन में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। और डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दे कितना होगा सर, sp3 होगा। और एक और याद रखना, SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें भी कार्बन का कितना होता है सर, sp3 ही होता है, ये याद रखना अपने को। सिलिकॉन कार्बाइड में भी कितना होता है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, देख जब मैं आपको स्टेप नंबर 2 बता रहा था, वहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो सेंट्रल एटम होगा उसको नंबर असाइन कैसे करना है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सेंट्रल एटम अगर तुम्हारा डी ब्लॉक का हुआ ना, तो वहां पर उसके ग्रुप में हमको 2 ऐड करना पड़ता था। जैसे टेलुरियम है, जैसे टेलुरियम है ना, इसका ग्रुप नंबर कितना है, 4 है, तो 4 में हमको 2 ऐड करना पड़ता था, ठीक है। तब हम सेंट्रल एटम का नंबर ऐसे असाइन करते थे, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेरे को इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो ये अपना सेंट्रल एटम है टेलुरियम, तो 4 इसका ग्रुप नंबर है, तो 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6 लिखना पड़ेगा। 6 प्लस साइड एटम कितने हैं, 2/2, तो ये कितना हो गया, 8/2। ये कितना हो गया गोलू नंबर, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा सर, sp3
हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी बात करें अपन TeF2F4 की, तो 6+4/2 इजिकल टू 10/2 इजिकल टू 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें अपन TeF6, तो टेलुरियम यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो 6+6/2, तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? sp3d2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो कितनी आसानी से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हमको निकालने में नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देख अब देख अब देख, एक अपना ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है, एक अपना स्क्वायर प्लानर होता है, एक अपना पेंटागोनल प्लानर होता है। तो इनके पीछे तो नाम में ही लिखा हुआ है प्लानर प्लानर प्लानर, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। बाकी वी शेप वाला भी और टी शेप वाला भी और लीनियर वाला भी, तीनों क्या होते हैं? एक प्लेन में ही होते हैं। मतलब अगर ये तुम्हारे पास शेप आ जाए ना, वी शेप आ गया, टी शेप आ गया, लीनियर आ गया, ट्राइगोनल प्लानर आ गया, स्क्वायर प्लानर आ गया या पेंटागोनल प्लानर आ गया ना, ये शेप अगर तुम्हारे पास आ गए तो ये क्या होते हैं? अपने प्लानर शेप्स होते हैं। इनके अलावा कोई भी शेप आ गया, इनके अलावा कोई भी शेप आ गया, उसको तूने बोलना है कि ये नॉन प्लेनर है। कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अपना प्लेनर है। ठीक है, तो अगर ये वाले जो शेप हो गए ना, जो मैंने शेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये अगर आ गए तो ये प्लेनर होते हैं, पर इनके अलावा सारे क्या होते हैं? नॉन प्लेनर होते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, अब थोड़ी देर पहले ही हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर दी है लगभग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आते हैं, तो वहां पर भी कार्बन का अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे ना, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। ठीक है, तो कार्बन के साथ अगर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन के साथ अगर सारे के सारे मतलब चारों के चारों तेरे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं ना, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है अपना sp3। बहुत बार बता रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पता होगा आपको। ठीक है, तो कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा सर sp3। कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सर sp2। बिल्कुल आसान है। कार्बन के पास अगर दो डबल बॉन्ड आ गए, ये देख, एक ही कार्बन के पास तेरे दो डबल बॉन्ड आ गए, जैसे ये देख, इधर से भी डबल बॉन्ड, उधर से भी डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है सर sp। क्या हो जाता है सर? sp। या फिर कार्बन के पास तेरा एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड आए या तो दो डबल बॉन्ड आए, दोनों ही केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है सर? sp हो जाता है। ये लिख दिया मैंने sp। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देख, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, यहाँ पर हर कार्बन का तुमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, ये कार्बन है सारे सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है तो sp3 बोल दिया, ये कार्बन है सारे सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है तो sp3 बोल दिया, ये कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो सर sp2 बोल दिया, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो sp2 बोल दिया, इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 बोल दिया, इसके पास एक डबल बॉन्ड है sp2 बोल दिया, इसके पास दो डबल बॉन्ड है sp बोल दिया, इसके पास एक डबल बॉन्ड है sp2 बोल दिया, इसके पास एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है sp बोल दिया, इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है sp बोल दिया। तो यहाँ पर हर कार्बन का तुम बता सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाला है, और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में यार, तुमको पता होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर आइसो स्ट्रक्चरल। कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ना, वो तुमको दो कंपाउंड दे देंगे, उनको पूछा जाएगा तुमको कि इनमें से कौन सा पेयर ना आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर दोनों का शेप सेम आ जाए ना, दोनों का अगर शेप सेम आ जाए ना, तो तू बोल देना कि ये अपने क्या है सर? आइसो स्ट्रक्चरल है, ये अपने आइसो स्ट्रक्चरल है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, फिर हमको ना पता लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। पिछले 37 सालों में सोचो, पिछले 37 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना इस टॉपिक से, सारे अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये लिखा मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखा मैंने sp2 और ये लिख दिया मैंने sp3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर की, यहाँ पर कितना परसेंटेज तुम्हारा एस का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख, एक तुम्हारा एस है और एक तुम्हारा पी है इस वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ पर देख, एस कितना है? मैंने लिखा 1। टोटल कितने हैं सर? 2 है, एक एस है और एक पी है, तो मैंने लिख दिया 1/2। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया यहाँ पे? 1/2 इंटू 100, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा 1/2, तो यहाँ पर कितना परसेंट आ गया तुम्हारा? 50% है।
एस कैरेक्टर आ गया। कितना सिंपल है। जैसे यहाँ पर मुझे अगर एस कैरेक्टर निकालना होता तो 1 बाई टोटल कितने, एक एस है और 2 पी है ना, तो टोटल कितने, 3 है, तो 1/3 कर दिया मैंने। इंटू 100 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा परसेंटेज में, 33.3% आ जाएगा। मतलब sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है सर, 33% है। बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एस कैरेक्टर कितना होगा, 1/4। परसेंटेज निकालना है तो 1/4 इंटू 100 कर दे, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी नीट में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इसके पास sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ, परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ। ठीक है, तो मेरे को निकालना आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब सर परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ से पता लग गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी का होने वाला है, फिर होगा सर sp2 का, फिर होगा सर sp3 का। क्योंकि sp में ना परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है 50%, फिर sp2 में थोड़ा कम हो गया और sp3 में और कम हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी यही सीक्वेंस आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। बिल्कुल आसानी से इस लड़का समझ गया अपना, यस सर समझ गया हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात आती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात आती है तो सिंपल सिंपल है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। देख, मान लो ये एक लकड़ी है, स्टिक है, ठीक है। अब इसको मेरे को ना 2 टुकड़ों में मैंने बांट दिया, तो अब ये ऐसा हो जाएगा, लेंथ थोड़ी कम हो गई। अब इसको मेरे को 3 टुकड़ों में बांटना होता तो और कम करनी पड़ेगी लेंथ। ठीक है, क्योंकि लकड़ी तुम्हारे पास एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको पता लग गया कि जब जब अपन बात करें सिंगल बॉन्ड की तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की कम होगी और ट्रिपल बॉन्ड की तो बिल्कुल ही कम बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे छोटा होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर किसकी होगी सर, ट्रिपल बॉन्ड की होगी। यहाँ पर ये क्या आया सर, हालांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आता है, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो डबल बॉन्ड है ना, जो डबल बॉन्ड है ना, उससे थोड़ी ज्यादा किसकी होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड की। किसकी, पार्शियल डबल बॉन्ड की। ना तो ये बिल्कुल अच्छे से डबल बॉन्ड है और ना ये बिल्कुल अच्छे से सिंगल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं अपन पार्शियल डबल बॉन्ड। जैसे कि देख यहाँ पर ये मैंने बना दिया बेंजीन, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब देख ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ये तो सिंगल बॉन्ड है, पर ये सिंगल बॉन्ड मुझे लग रहा है, पर है वो पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, मतलब वो लोन पेयर तेरे रेजोनेंस में जा रहे हैं ना, इसलिए वो जो सिंगल बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। तो वो ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है, पर उसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड से तो ज्यादा है, पर सिंगल बॉन्ड से क्या है सर, कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस समझ में आ गई। सबसे ज्यादा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, फिर कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड कार्बन की, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, फिर सबसे कम होगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमको बातें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन। अब देख वही बात आ गई, जब मैं ऊपर आपको बता रहा था NO2 वाला केस ना, वहां पर एक पेज फंस गया था, वहां पर एक दिक्कत आ गई थी कि जो गोलू नंबर है ना सर, वो गोलू नंबर पॉइंट में आ गया था। यहाँ पर खेल हमारा बिगड़ गया था, गोलू नंबर पॉइंट में आ गया था। और आपने तो ऊपर सारे गोलू नंबर होल नंबर बता रखे हैं। सर गोलू नंबर अगर 2 होगा तो मैं SP बोलूंगा, गोलू नंबर अगर 3 होगा तो SP2 बोलूंगा। वहां पर मैंने पॉइंट वाली तो बात ही नहीं करी थी। और यहाँ पर जब मैं NO2 वाला खेल खेल रहा था, वहां पर गोलू नंबर तुम्हारा पॉइंट में आ गया, तो यहाँ पर पूरा खेल ही बिगड़ गया हमारा। तो उसको अपन देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कि वो सीन क्या है भाई। ध्यान से देख, अगर तुम्हारा गोलू नंबर पॉइंट में आ जाएगा तो क्या करना है, देख। जैसे मैं बात करूं अगर CH3 की, ये रहा CH3, ठीक है। तो देख कार्बन, कार्बन अपना सेंट्रल एटम है, क्या लिखूं, 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 14th ग्रुप का एलिमेंट है, पीछे वाला डिजिट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 4 प्लस साइड एटम कितने, 3/2, तो कितना हो गया, 4 और 3 7, और 7 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया तेरा 3.5। सर ये तो पॉइंट में आ गया, यहाँ पर गोलू नंबर किस में आ रहा है सर, पॉइंट में आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। अगर देख, अगर ये तेरा 3 होता, अगर ये तेरा 3 होता तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाता सर, sp2 हो जाता। और अगर ये तेरा 4 होता ना, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाता सर, sp3 हो जाता। पर ये तो बीच में 3.5 आ रहा है, ना ये 3 है और ना ये 4 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ता है इस केस में ना, या तो इसको तुम 3 मानो, या तो तुम इसको 4 मानो। अगर तुम इसको 3 मानोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, और अगर तुम इसको 4 मानोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब पर माने क्या इसको, माने क्या, तो यहाँ पर देख बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको देखनी पड़ती है किसकी, साइड
एटम की, जो साइड एटम है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के यहाँ पर तुमको प्रोबेबिलिटी मारनी पड़ती है। ठीक है, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम से कम हुई ना तो छोटा वाला नंबर मान। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से अगर कम हुई तो छोटा वाला मान ले, फिर तेरे को ये 3 वाला मानना पड़ेगा। और अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा हो जाती तो तू 4 मानता। बात क्लियर है? मतलब पूरा खेल यहाँ पर किस पे आ गया सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइड एटम। साइड एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिसाइड करेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल कराऊं, CF3 है ना, तो ये लिखा मैंने CF3, तो मैंने लिखा 4+3/2 इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, अब ध्यान से देख, पहले मैं CH3 वाले केस में दिखा रहा हूँ आपको। तो जो साइड एटम में कौन है सर, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती है ना। तो यहाँ पर तेरे को क्या मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। 3 मानना पड़ेगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा सर, sp2 हो जाएगा। ये वाला केस क्या गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम कार्बन से क्या कम है ना, तो मैंने कम वाला नंबर माना। मैंने सर 3.5 वाला था तो मैंने 3 माना उसको, तो मेरा हाइब्रिडेशन आ गया सर sp2। पर जब यहाँ पर मैंने देखा ना, यहाँ पर भी मेरा पॉइंट में आ रहा था गोलू नंबर, तो यहाँ पर भी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम से देखूंगा। पर यहाँ पर जो साइड एटम फ्लोरीन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा होती है यार, फ्लोरीन की तो बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर मैं बड़ा वाला नंबर मानूंगा, तो 3.5 है ना, तो इसको मैं 4 मानूंगा, और 4 होगा अगर ये, तो हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा सर, sp3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे खेलना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है कि अगर खेल पॉइंट में आ जाए ना तो कैसे खेलना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन NO2 की। ठीक है, NO2 मैंने ऊपर आपको कराया था, उसका गोलू नंबर कितना आ रहा था, 2.5 आ रहा था। ठीक है, अब इसको मैं 2 मानूं या तो मैं इसको 3 मानूं। अब देख कैसे मानेंगे। अब इसमें साइड एटम कौन है तुम्हारा, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है भाई। अपन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो राइट साइड है नाइट्रोजन से, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है सर, तो मतलब पता लग गया कि जो साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से ज्यादा है, मतलब ज्यादा वाला नंबर मानो। मतलब तुम क्या मानो, 3 मानो। मतलब तुम्हारा हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा सर, sp2 आ जाएगा। ये अपना क्या गलत है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर एक्सेप्शन में क्यों मान रखा है ना, यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्शन में क्यों मान रखा है, क्योंकि ध्यान से देख, क्योंकि ध्यान से एक बात देख, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया सर, sp2 आ गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया सर, sp2 आ गया। ठीक है, अब लोन पेयर अगर मैं इसमें निकालूं, तो लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर कितना 3 माइनस साइड एटम कितने हैं सर, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दिया मैंने। तो 3 में से 2 हो गया तो 1, मतलब इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, sp2 अगर हाइब्रिडेशन जब होता है और लोन पेयर जब 0 होते हैं ना, तो बॉन्ड एंगल देख कितना होता है सर, 120 डिग्री होता है। ध्यान से देख, जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है और लोन पेयर 0 होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और हमारे उस केस में ना वहां पर एक लोन पेयर भी आ रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था सर, 118 डिग्री होना चाहिए था, क्योंकि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है। तो हमारा जो NO2 है ना, उसका बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था सर, 118 डिग्री आना चाहिए था। पर वहां पर आ कितना रहा है, आ कितना रहा है ये तो देख, कहाँ गया वो, आ कितना रहा है सर, 134 डिग्री। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन होता है, इसलिए हमको इसको याद रखना पड़ता है कि सर NO2 जो है ना, उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा सर, 134 डिग्री होगा। इसको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सेप्शन के अंदर रखा हुआ है। आना कितना चाहिए था, आ कितना रहा था हमारे खेल से सर, 118 डिग्री आ रहा था, पर आ कितना रहा है रियल में, आ तो सर 134 डिग्री रहा है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, NO2 का बॉन्ड एंगल ध्यान रखना है अपने को, कितना आएगा सर, 134 डिग्री आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब ये भी अपना एक्सेप्शन है, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब देख, अब देख, ये भी मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, PCl5 का खेल। ठीक है, अब आगे चल, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इनको प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा खेल हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है सर, अब देख सर, आगे क्या लिखा हुआ है, CH4 लिखा हुआ है, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, साइड एटम कौन है सर, हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम का कितना नंबर लिखूं, 4 लिखना पड़ेगा, प्लस साइड एटम कितने हैं सर, 4 है, अपॉन 2 से डिवाइड किया तो 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा सर, sp2 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये 4 के अपना गोलू नंबर है। अब मेरे को यहाँ पर लोन पेयर निकालना होगा, तो लोन पेयर मतलब गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने हैं, साइड एटम कितने, 4 है, तो 4 में से 4 गया कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ पर CH4 के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते। अब यहाँ पर इसका शेप बता दे,
सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर जीरो है, तो शेप क्या होगा भाई, टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं होगा? तो यस सर, इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इसका शेप भी बता दिया। आगे बात करते हैं PCl3 की। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सर? नाइट्रोजन फैमिली का है, मतलब 15 वाला ग्रुप, मतलब 5 लिखना पड़ेगा। 5 प्लस 3/2, 8/2, 4, ये गोलो नंबर आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर? sp3 होगा। यस सर। लोन पेयर कैसे निकालूं सर? गोलो नंबर 4 माइनस साइड एटम कितने, 3 है, तो 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब PCl3 में फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है सर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है और एक लोन पेयर आ रहा है, मतलब शेप क्या होगा सर? sp3 होता और जीरो लोन पेयर होता तो क्या होता? टेट्राहेड्रल होता। अब एक लोन पेयर आ गया तो एक डंडी तेरे को हटानी है, मतलब पैरामिडल होगा। यस सर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, पैरामिडल होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन। फॉस्फोरस 5+5/2, 10/2 हो गया, 5 गोलू नंबर आ गया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3d आ जाएगा। लोन पेयर निकालो। लोन पेयर इज इक्वल टू 5 गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने, 5 है, 5 में से 5 गया, आंसर कितना गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी लोन पेयर कितने हैं सर PCl5 में? सर फॉस्फोरस के पास यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 0 है। ठीक है, अब देख, हाइब्रिडेशन तुम्हारा sp3d आ रहा है और लोन पेयर तुम्हारे 0 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? होगा ना ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर तुमने शेप भी बता दिया इसका। आगे बढ़ा। अब लिखा हुआ BH3। बी क्या है? बोरोन होता है। बोरोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? 13 ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा 3+3/2, 6/2 कितना आ गया, 3, ये गोलू नंबर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर? sp2 होगा। लोन पेयर निकालो। लोन पेयर सर गोलू नंबर 3 माइनस साइड एटम कितने, 3 है, तो 3 में से 3 गया, आंसर कितना आ गया सर? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब यहाँ पर भी लोन पेयर कितने परसेंट है सर? 0% है। तो sp2 का सर सेब कितना होता है जीरो लोन पेयर पे? सर इसका तो होता है ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अपन XeF2 की। Xe मतलब सर जीनोन, मतलब सर 18th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये सर नोबल गैस है। तो यहाँ पर इसका सेंट्रल एटम का नंबर कितना होगा सर? 8+2/2, 10/2 हो गया, 5, 5 अपना गोलू नंबर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर? sp3d होगा। लोन पेयर कैसे निकालूंगा सर? 5 माइनस साइड एटम कितने हैं, 2 हैं, 5 में से 2 गया, लोन पेयर आ गए तेरे 3, लोन पेयर आ गए तेरे 3। ठीक है, sp3d अब में अगर लोन पेयर 0 होते तो शेप क्या होता है पता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर अगर एक लोन पेयर आता था तो क्या हो जाता था पता है? C100 बन जाता था। 2 लोन पेयर आते थे तो टी शेप बन जाता था, और 3 लोन पेयर आ जाते थे ना तो ये लीनियर बन जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन XeF4 की। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है Xe और F अपना क्या है? साइड एटम है। तो 8+4/2, 12/2 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, 6 में अपना हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है सर? sp3d2 हो गया, sp3d2 हो गया। अब लोन पेयर कैसे निकालो सर? लोन पेयर इजिकल टू गोलू नंबर 6 माइनस साइड एटम कितने, 4 है, तो 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2 हो गया। sp3d2 में सर अगर जीरो लोन पेयर होते थे तो इसका शेप होता था, क्या होता था? स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, और जब एक लोन पेयर आता था तो शेप हो जाता था स्क्वायर पिरामिडल, और 2 लोन पेयर आते थे तो क्या हो जाता था? स्क्वायर प्लानर हो जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए ना। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें अपन XeF6। ठीक है, तो 8+6/2, तो ये कितना हो गया? 14/2 कितना हो गया? 7 हो गया, ये गोलू नंबर आ गया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा सर? sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, और लोन पेयर कैसे निकालूंगा मैं? 7 माइनस साइड आइटम कितने हैं सर? 6 हैं, तो लोन पेयर कितना आ गया? 1 आ गया। सर sp3d3 में शेप क्या होता था? शेप क्या होता था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो जब एक लोन पेयर आ जाता था तो क्या हो जाता था? स्क्वायर बाइपिरामिडल हो जाता था। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्क्वायर
स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही तो एक बार अच्छे से देख लेना यार। सब बिल्कुल सिंपल बातें हैं, कोई दिक्कत, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसकी बात करें अपन, देख नाइट्रोजन तेरा सेंट्रल एटम है, तो मैंने लिख दिया 5+3। अबे 3 क्यों लिखा तूने? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है, पर साइड एटम कौन है तेरा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर साइड एटम होते हैं ना, तो उनके नीचे वाला नंबर यानी उनका ये वाला नंबर नहीं लिखा जाता कि वो कितने हैं, वहां पर सीधा 0 लिख देते थे अपन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तेरा क्या आ गया? साइड एटम आ गया, तो यहाँ पर तेरे को 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देख ऊपर चार्ज कितना है, -1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर तेरे को +1 भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर तेरे को क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। ठीक है। अपॉन 2, तो ये कितना हो गया? 6/2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 हो गया गोलू नंबर। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा सर? sp2 हो जाएगा। ठीक है। लोन पेयर निकाल, लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर कितने? 3 माइनस साइड एटम कितने? ऑक्सीजन कितने? 3 है। तो 3 में से 3 का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर तेरे 0 है, तो शेप क्या होगा सर? ट्राइगोनल प्लानर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल आसान है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करो अपन, कार्बन है तेरा सेंट्रल एटम, तो 4 प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है साइड एटम में, तो इसके नंबर नहीं लिखने की, ये कितने हैं? 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। -2 दे रखा है, तो +2 करना पड़ेगा। ठीक है। 2 से डिवाइड कर दे, तो 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया तेरा आंसर। हाइब्रिडेशन आ गया तेरा sp2। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे? गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने सर? 3 है, तो मैंने 3 में से 3 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर भी तेरा शेप आ जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है। अब इसकी बात करें अपन, NH4 पॉजिटिव। ठीक है। नाइट्रोजन है तेरा सेंट्रल एटम, तो मैंने लिखा है इसके लिए 5 + 4 और +1 लिखा हुआ है, तो -1 करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दिया, 5 और 4 9, और 9 में से 1 गया तो 8, 8 को 2 से डिवाइड कर, तो आंसर आ गया तेरा 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा सर? sp3 आ जाएगा। लोन पेयर कैसे निकालूंगा? सेंट्रल एटम सॉरी गोलू नंबर 4 माइनस साइड एटम कितने सर? 4 है, तो 4 में से 4 माइनस कर दिया, लोन पेयर कितना आ गया? 0 आ गए। मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा सर? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया ना। ठीक है। इसकी बात करें अपन, सर यहाँ पर दिक्कत हो गई, अब खेल बिगड़ गया। अब सर अपना, अब जो अपना खेल था वो यहाँ पर लग ही नहीं रहा, यहाँ पर लग ही नहीं रहा। अबे कैसे नहीं लग रहा? ध्यान से देख, जो ये N3- है ना, जो ये N3- है ना, इसको तू ऐसे भी तो लिख सकता है। देख N और N2-, कुछ चेंज हुआ इसमें? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस तूने इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि तू अपना खेल चला सके, जो मैंने तेरे को ऊपर स्टेप बता रखे हैं उनको तू अप्लाई कर सके। अब तेरा सेंट्रल एटम ये वाला नाइट्रोजन हो गया, और ये जो दूसरा नाइट्रोजन है वो तेरा साइड एटम हो गया। ठीक है। तो अब तू वापस से लिख सकता है, देख खेल चला अपना। तो 5+2 तो -1 था। देख 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 एक बात देख, यहाँ पर तेरा नाइट्रोजन तेरा साइड एटम है। साइड एटम अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना, तो उनको अपन काउंट थोड़ी करते। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5+0 -1 था, तो +1 लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6/2 आंसर आ गया 3। 3 मेरा गोल नंबर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। लोन पेयर अगर मुझे निकालने हैं, तो गोल नंबर माइनस साइड एटम कितने सर? 2 है, तो आंसर आ गया 1। तो 1 मेरा लोन पेयर आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा मेरा? sp2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देख, जैसे ये मेरे पास आया, जैसे ये मेरे पास आया I3-। ठीक है। I3-, यहाँ पर ना कैसे मैं करूंगा इसको? देख पहले मैंने इसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, I2-, इसको मैंने अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट किया सर। ठीक है। तो I मतलब आयोडीन, ये अपना सेंट्रल एटम है, इसका नंबर कितना होगा? 7 होगा। प्लस साइड एटम कितने? 2, -1 लिखा हुआ है तो +1 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, टोटल कितना हो गया? 10 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 5। ठीक है। 5 मेरा गोलू नंबर है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर? sp3d होगा। लोन पेयर कैसे निकालूं सर? लोन पेयर निकालूंगा सर, गोलू नंबर 5 माइनस साइड एटम कितने सर? 2 है, तो लोन पेयर कितना आ गया? 3 आ गया। लोन पेयर कितना आ गया? 3 आ गया। अभी ये जो लोन पेयर मैंने निकाला है ना, ये तो सिर्फ सेंट्रल एटम का लोन पेयर होता है। जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसमें कितने लोन पेयर होते हैं वो निकाल रहा हूं मैं ये। ठीक है। पर एक बार अभी 2-3 साल पहले जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया I3- का, कि I3- में ना टोटल कितने लोन पेयर है। तो हमने तो सिर्फ एक आयोडीन का निकाला, टोटल यहाँ पर 3 आयोडीन है ना, तो 3 को तेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका आंसर आया था 9। ठीक है। तो जो हमारे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि सेंट्रल एटम में तेरे कितने लोन पेयर है, और जेईई मेंस में भी सेंट्रल एटम का ही पूछा जाता है। पर उस बार ना नीट में, सॉरी जेईई मेंस में पूछा गया कि टोटल कितने हैं। तो
तो एक आयोडीन में तेरे 3 थे, तो 3 आयोडीन में कितने हो जाएंगे, 9 होंगे कि नहीं होंगे। तो उसका आंसर क्या आया था सर, 9 आया था। तो एक बार देख लेना कहीं टोटल ना पूछा हो, वरना जनरली 99% केसेस में तेरा सेंट्रल एटम का ही लोन पेयर पूछा जाता है। ठीक है, ये अपना खेल हो गया। तो यहाँ पर sp3d है, यस सर, sp3d आया और लोन पेयर आ गए 3, तो यहाँ पर तेरा शेप हो जाएगा सर लीनियर, लीनियर लीनियर शेप यहाँ पर आ जाएगा तेरा। अब बात करते हैं अपन ओजोन की। तो देख O और O2 मैंने लिख दिया इसको, O और O2 लिख दिया मैंने इसको। अब देख O क्या है, अपना सेंट्रल एटम है, तो मैंने लिख दिया सर 6 प्लस 2, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना हो गया। यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा है यार, जब अपना ऑक्सीजन साइड एटम होता है ना तो हमको 0 लिखना पड़ता है, तो 6/2 करना पड़ेगा। आंसर आ गया मेरा 3। और 3 में अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, अपना sp2 होता है भाई, sp2 होता है। लोन पेयर अगर मैं निकालूं, लोन पेयर मैं निकालूं तो गोल नंबर कितना है 3 माइनस साइड एटम कितने सर 2, तो लोन पेयर कितना आ गया 1 आ गया। sp2 अपना हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर अपने पास 1 है, तो इसका शेप क्या होगा, वी शेप, बेंट और एंगुलर। वी शेप बेंट एंगुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। वी शेप बेंट एंगुलर हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, किसी में भी कितने लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के पास वो निकाल सकते हो, किसी का भी बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको निकालना सिखा दिया। अब हम बहुत सारे नीट के पीवाईक्यू करेंगे, जिससे अपना पूरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश की है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपका छूटा नहीं है। बिल्कुल आसानी से हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट के छोड़ो, तुम जेईई मेंस का भी क्वेश्चन उठा के ले आओ ना, वो भी तुम चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत तुमको आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन थे, वो मैं आपको बता दूं। देख देख एक था अपना N3-, N3- को बोलते हैं अपन एजाइड आयन। इसका जो शेप होता है वो याद रखना, इसका जो शेप होता है वो होता है अपना लीनियर, लीनियर शेप है। मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए सर, sp होना चाहिए। ठीक है, इसका शेप क्या होता है सर, लीनियर होता है। किसका, N3- का। ठीक है, N3- का शेप क्या होता है सर, लीनियर होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जब हमने सॉल्व किया N3- को, तो हमने उसका शेप क्या निकाला सर, sp2। यहाँ पर क्या निकाल दिया हमने, ट्राई गो नल, नहीं सॉरी, sp2 आ रहा था ना, और sp2 में एक लोन पेयर है, मतलब वी शेप बेंट एंगुलर, ये हमारा आ रहा था। पर ये नहीं होता, ये नहीं होता। हमको याद रखना है N3- में एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर तेरा शेप होता है लीनियर। ठीक है, तो N3- को तेरे को याद रखना है कि यहाँ पर तेरा शेप लीनियर होता है। और NO2 को तेरे को ऐसे याद रखना है कि वहां पर तेरा जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 134 डिग्री, 134 डिग्री। तो ये दो तेरे क्या थे सर, एक्सेप्शन थे। ये दो क्या थे, अपने एक्सेप्शन थे। ठीक है, तो तेरे को ये इनको ऐसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज है, देख ये जो है ना PCl5, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है नीट में यार, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है ये। ठीक है, तो PCl5 है। ठीक है, खेलते हैं अपन इसमें। देखिए फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम, तो मैंने लिख दिया 5 प्लस साइड एटम कितने, 5, 2 से डिवाइड किया 10/2, गोलू नंबर आ गया 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर इसमें, sp3d होगा, sp3d होगा। लोन पेयर निकालते हैं, तो लोन पेयर क्या होगा, गोलू नंबर माइनस साइड एटम, साइड एटम कितने 5 है, तो लोन पेयर कितना आ गया सर 0 आ गया। मतलब इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर 0 है, तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है सर, ये अपना ऐसा ही तो बनता है, यूं। ठीक है, मतलब एक सेंट्रल एटम यहाँ पर लिखना है अपने को। सेंट्रल एटम कौन है, अपना फॉस्फोरस है। मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस लिख दिया, ये देख बीच में फॉस्फोरस लिख दिया। अब जो साइड एटम है, एक यहाँ लिखना होता 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 है और एक यहाँ लिखना होता है। यही तो मैंने बना रखा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ से मेरे को शेप निकालने भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर ये जो PCl5 है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना कि PCl5 में ना क्या सारे बॉन्ड इक्वल है, क्या सारे बॉन्ड इक्वल है। तो आंसर आता है कि नहीं, यहाँ पर सारे बॉन्ड ना इक्वल नहीं है। जबकि सारे हमको दिख रहे हैं कि सारे सिंगल बॉन्ड है, पर यहाँ पर फिर भी होता क्या है कि सारे बॉन्ड हमारे यहाँ पर इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते, अब ध्यान से देखो। देख ये जो अपनी एक्सिस दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है तेरे को, इसको बोलते हैं अपन एक्सियल बॉन्ड। यहाँ पर जितने भी बॉन्ड आएंगे उनको बोलेंगे अपन एक्सियल बॉन्ड। जैसे ये अपना एक्सियल बॉन्ड है और ये अपना एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये अपना स्ट्रक्चर किसका है सर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई थी ये एक्सिस थी, तो इसमें जो बॉन्ड आते हैं वो होते हैं एक्सियल बॉन्ड। जैसे मैं बात करूँ अगर स्क्वायर बायोपिरामिडल की,
तो ये जो लाइन खींची मैंने, ये एक्सियल लाइन होती है, इसमें जो बॉन्ड आते हैं वो होते हैं अपने एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। बाकी जो बॉन्ड बचे उनको बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड। ये कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब होता क्या है देख, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे क्लोरीन के पास, इसके पास भी होंगे, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इनके पास भी होंगे, देख इनके पास भी होंगे। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, देख यूं, ये तीनों जो क्लोरीन है ना इक्वेटोरियल वाले, वो ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया ना, तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं यहाँ पर। अब ये क्या कर रहे हैं ना, ये जो एक्सेल वाला क्लोरीन है ना, उसके पास जो लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस वाले क्लोरीन के लोन पेयर को रिपल कर रहे हैं, मतलब उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस चक्कर से क्या हुआ कि वो जो बॉन्ड है ना फॉस्फोरस का और क्लोरीन का, वो क्या हो गया, खींचने लग गया। मतलब वो जो एक्सेल बॉन्ड है उसमें खिंचाव पड़ गया, मतलब वो और लंबा हो गया, ठीक है। ऐसे सिमिलरली इधर भी होगा, ऐसे सिमिलरली इधर भी होगा। और जिस चक्कर से होता क्या है, इस लोन पेयर रिपल्सन के चक्कर में होता क्या है, ये जो अपना एक्स है और ये जो अपना वाई है, तो एक्स अपना क्या एक्सियल बॉन्ड है और वाई अपना क्या इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड अपने लंबे हो जाते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन के कारण एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैंने बोल दिया एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो याद रखना, PCl5 में सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते, जो अपने एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। मैं उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ मैंने छोड़ा क्या अभी तक, सब कुछ पढ़ा दिया आपको। अब देख, ये चीज छोड़ दी मैंने। अब देख, अगर तुमको शेप पूछे ना, अगर तुमको शेप पूछे कि शेप बता दो, ठीक है, या फिर तुमको क्या पूछे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बता दो, तो हमको ना लोन पेयर लगा के बताना पड़ेगा, लोन पेयर बता के, लोन पेयर बता के, मतलब लोन पेयर लगा के। ध्यान से देख, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे XeF6 है सर, XeF6 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा था सर, sp3d3 आ रहा था, इसमें लोन पेयर कितना आ रहे थे, एक आ रहे थे, ठीक है। अगर sp3d3 होता और उसके पास सर एक भी अगर लोन पेयर नहीं होते, अगर एक भी लोन पेयर नहीं होते, लोन पेयर जीरो होते, तो उसका शेप कितना आता, उसका शेप आता सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पर अगर एक लोन पेयर आ गया तो हमने यहाँ पर एक डंडी कम करी, तब जाके शेप क्या आ रहा है सर, स्क्वायर बाइपिरामिडल आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्क्वायर बाइपिरामिडल आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर, ठीक है। मतलब जो हम शेप निकालते हैं ना, वो हम लोन पेयर को माइनस करके लगाते हैं, मतलब जो लोन पेयर जितने होंगे उतनी डंडी हम कम करते हैं, तब जो हमारा आंसर आता है वही शेप होता है अपना। मतलब जो हम इतने टाइम से निकाल रहे थे वो क्या निकाल रहे थे, अपन शेप निकाल रहे थे, या फिर उसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे तुमसे या शेप पूछे तुमसे, तो तुमको लोन पेयर जितने होंगे ना उस हिसाब से तुमको अपना शेप बताना है, ठीक है। हमको पता है एक लोन पेयर होगा तो एक डंडी कम करनी पड़ती होती है, वो हमको मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अब देख, अगर वो तुमसे सिर्फ ज्योमेट्री पूछ ले, अगर वो तुमसे सिर्फ ज्योमेट्री पूछे, या फिर तुमसे पूछे वो ऑर्बिटल ज्योमेट्री, ऑर्बिटल ज्योमेट्री, तो यहाँ पर तुमको बिना लोन पेयर लगा के आंसर बताना पड़ता है कि लोन पेयर से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब चाहे लोन पेयर होंगे भी ना, फिर भी हमको जीरो लोन पेयर में कितना आंसर आ रहा है वही बताना पड़ता है। मान लो तुम्हारे पास XeF4 तुमको दे रखा है, ठीक है, इसका शेप क्या आ रहा है सर, स्क्वायर प्लानर आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आ रही है, स्क्वायर प्लानर आ रही है। पर इसकी मेरे को पूछते ऑर्बिटल ज्योमेट्री बताओ या फिर सिर्फ ज्योमेट्री बताओ ना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका बता देता, जीरो लोन पेयर मान के मैं बोल देता सर कितना आ जाएगा, सर स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल देता। अगर वो मुझसे पूछता ऑर्बिटल ज्योमेट्री बताओ या फिर ज्योमेट्री बताओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर शब्दों को ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। 99% केस में वो आपसे क्या पूछेगा कि लोन पेयर लगा के बताओ, लोन पेयर लगा के बताओ, मतलब शेप बताओ या फिर क्या बताओ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ। 99% केस में आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर शब्दों को ध्यान रखना, क्योंकि एक बार AIPMT शायद 2015 या 2016 में एक क्वेश्चन आया था, वहां पर उन्होंने ऑर्बिटल ज्योमेट्री पूछ ली और सब बच्चों ने वो वाला ऑप्शन टिक मार दिया जो वो लोन पेयर लगा के फिर शेप निकाल रहे थे। मतलब जो वो नॉर्मली शेप निकालते हैं वो उन्होंने आंसर मार दिया टिक, और वो भी ऑप्शन में था। तो वहां पर इतने सारे बच्चों का, मतलब जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे ना, उनका भी वो आंसर क्या हो गया, गलत हो गया वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था ऑर्बिटल ज्योमेट्री, वहां पर लोन पेयर को काउंट ही नहीं कर रहा था, वहां पर जीरो लोन पेयर मान के शेप बताना था यार। वहां पर ऑर्बिटल ज्योमेट्री बतानी थी, मतलब वहां पर डायरेक्ट बताना था लोन पेयर को जीरो मान के, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको गलती नहीं करनी। अब हम जब PYQ करेंगे बहुत सारे, तो वो वाला क्वेश्चन भी हमको मिल जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा देख यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बाकी अब मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग सारे PYQ कराऊंगा, ताकि ये जो आपका लेक्चर अभी चला है ना, ये आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए PYQ के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए मैं और इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, इसी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया होगा, आपको शेप निकालना आ गया होगा, आपको बॉन्ड एंगल निकालना आ गया, आपको लोन पेयर निकालना आ गया, आपको बॉन्ड पेयर निकालना आ गया, आपको सब कुछ आ गया। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। बाकी जितना मैंने पढ़ाया उतना प्रैक्टिस करना। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसी के रिगार्डिंग, जितने भी नीट में पूरे 37 साल में क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे कराऊंगा। इस लेक्चर के बाद एक छोटा सा लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको सारा कवर करा दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे, बढ़ूं मैं ऊपर।